हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। जो ये वीडियो है ये लंबी होगी, बट आई होप सो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो भी एनसीईआरटी में लिखा हो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। एंड आई होप सो कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसके जो सब टॉपिक है वो है हम लुई 16 के बारे में पढ़ेंगे। अ सोसाइटी ऑफ ई स्टेट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसमें हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ेंगे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एनविसेग एंड टू प्रिविलेज। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लुई 16। ये जो लुई 16 थे ये 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है। जब ये किंग बने तो इनके फादर से इनको कोई भी ट्रेजरी नहीं मिली थी, खजाना नहीं मिला था। ठीक है। तो मतलब इनके पास जितना जब ये किंग बने तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं है जिसको ये खर्च कर सकते हैं। ऊपर से इनको कोर्ट जो हैं, जो बड़े बड़े इनके अंडर में कोर्ट है, ठीक है, जो इनके अंडर में आर्मी है, गवर्नमेंट है, ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी इनको को क्या करनी पड़ रही थी, मेंटेन करनी पड़ रही थी। और आपको पता है कि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है। उसके ऊपर से जो लुई 16 थे, इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी ताकि ये आज़ादी पा सके। किससे? जो ब्रिटेन है, इन दोनों का कॉमन एनिमी, अमेरिका का भी एंड फ्रांस का भी, उससे आज़ादी पा सके। अब इनके ऊपर कितना 1 बिलियन लीवर का डेब्ट था, मतलब इनके ऊपर कर्जा था 1 बिलियन लीवर का। और जो ये लीवर है ये है करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है। ये है करेंसी ऑफ फ्रांस, उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता, अब जो हमारा राजा को, ठीक है, अपने कोर्ट भी देखने हैं, अपनी आर्मी भी देखनी है, ऊपर से उनकी उन्होंने जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद करने में हेल्प की तो उसमें भी बहुत सारा पैसा इनका खर्च हुआ। तो इन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोन लिए, बैंक वगैरह से। तो जब ये लोन पे नहीं कर पा रहे थे तो राजा के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बच गया था कि वो क्या करे, टैक्सेस को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो फ्रांस था उस टाइम पे वो ई स्टेट में डिवाइडेड था। अभी ई स्टेट क्या होता है हम नीचे पढ़ेंगे कि अगर हम देखिए फर्स्ट ई स्टेट जो सबसे ऊपर है, ठीक है, हम हायरार्कीज पढ़ते हैं ना कि सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इसे 1 2 3। तो जो वन पे है, वन पे क्या, हमारे फर्स्ट ई स्टेट जिनका नाम है क्लर्जी। और जो क्लर्जी में ज्यादातर लोग थे ये चर्च के लोग थे, जैसे फादर हो गए, वो चर्च में काम करने वाले हो गए, ये सारे फर्स्ट फर्स्ट ई स्टेट में आते थे। इनके पास जैसे ये पैदा हो जाते थे, राइट फ्रॉम बर्थ थे, जैसे ही पैदा हो जाएंगे तो इनके पास कोई राइट्स आ जाते थे, जैसे कि इनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इन ये तिथि कलेक्ट कर सकते हैं। तिथि मतलब जो चर्च वाले होते थे इनके पास ना बहुत सारी लैंड हुआ करती थी। तो ये क्या करते थे, वो लैंड ना फार्मर्स को दे दिया करते थे कि तुम इन पे काम कर लो, लेकिन उसकी जगह पे तुम हमें 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हो रहा है, तुम्हारी इस खेती में जितना भी पैदा हो रहा है उसमें से 1/10 तुम किसको दोगे, हमको दोगे। ठीक है। इनके पास एक और चीज क्या थी, इनके पास एक और, ये समझ सकते हैं, एक और इनके फेवर में चीज ये थी कि ये इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब ये टैक्स को किस फॉर्म में ले सकते हैं, मनी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और जिनसे ये टैक्स ले रहे हैं वो उनको सर्विस भी दे सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो जो ये क्लर्जी है इनको क्या दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों लगभग यहाँ पर सेम ही थे। ठीक है। बस लोग अलग अलग थे, लेकिन इनके पास जो प्रिविलेजेस थे वो दोनों के पास ही क्या थे, सेम थे। ठीक है। अब जो सेकंड स्टेट थे इनको नोबेलिटी बोलते थे। इनके पास भी राइट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही कुछ राइट्स आ जाते थे, जैसे इनको भी कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्यूडल प्रिविलेजेस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अब ये रही फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कौन सी थी, रिच क्लास थी, जिनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे थ्री। तो थ्री क्या है हमारा, ये रिच था तो ये क्या हो जाएंगे, पुअर क्लास। और इनको क्या करना पड़ रहा है, जितने भी टैक्सेस हैं ये सारे किसको पे करने पड़ रहे हैं, थर्ड स्टेट को। कौन कौन से, हैव टू पे ऑल द टैक्सेस, सारे टैक्स कौन पे कर रहा है, हमारे थर्ड स्टेट पे कर रहे हैं। इसमें आता है एक टिले। टिले मतलब होता है कि ये नोबेल
क्लर्जी को, ठीक है, ये क्लर्जी को तिथि दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक टिले देते हैं। टिले होता है कि जो इन्हें डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है स्टेट को, मतलब जो सीधा किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाता है, ठीक है। ऊपर से इनको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, किस चीज़ों पे, एवरीडे कंजप्शन की चीज़ों पे, मतलब डेली जो ये खाना वगैरह खा रहे हैं उस पे, लाइक टोबैको, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटली देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है कि फर्स्ट ऊपर के जो दो ई स्टेट हैं ये बिल्कुल मजे में जी रहे हैं, और थर्ड ई स्टेट क्या है, सारा का सारा भार क्या है, इनके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वही एनसीईआरटी का डायग्राम है कि फर्स्ट ई स्टेट क्लर्जी है, सेकंड नोबैलिटी है, और थर्ड ई स्टेट में यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पीसेंट्स हो गए, आर्टिशन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर सर्वेंट, सारे ये जितने भी लोग हैं सारे किस में आते थे, थर्ड ई स्टेट आते थे, में आते थे, और इन सबको ही क्या पे करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम पढ़ेंगे सब्सिटेंसेस क्राइसिस। क्या हो रहा था कि सब्सिटेंसेस क्राइसिस होती है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जो बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब उनका जो जीने की, ये समझ लो जो उनका काम है, उनका जो जिंदगी है वो किस पे हो चुकी है, एंडेंजर्ड हो चुकी है, खतरे में आ चुकी है। अब इसकी जब ये सब्सिटेंसेस क्राइस हुआ तो इसके रिजल्ट क्या हुआ, मतलब इससे क्या क्या चीज़ें हो रही थी जब सब्सिटेंसेस क्राइस हुआ। तो इसके बाद जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। अब जो लेबर थे, जो लेबर की तरह काम करते थे, उनके जो वेजेस थे वो फिक्स नहीं थे। जो इनका ओनर होता था अपने हिसाब से इनको क्या देता था, पैसे देता था। लेकिन जब सब्सिटेंसेस क्राइसिस हुआ, ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हुए, तो जो ये ओनर थे इन्होंने लेबर के जो वेजेस है वो क्या नहीं किए, इंक्रीज नहीं किए, जिसकी वजह से जो वेजेस थे, जो इनका इनकम थी वो किसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी, जितना भी ये प्राइस बढ़ रहा था उससे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पुअर और ज्यादा पुअर हो रहा था, और रिच और ज्यादा रिच हो रहा था, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या हो गई थी कि जो ड्रॉट है और हेल की वजह से, सूखे और ड्रॉट ड्रॉट की वजह से एंड हेल की वजह से, हेल होते हैं ओले पड़ते हैं वाइट वाइट कलर के रेनफॉल के बाद, तो इसकी वजह से जो यहाँ की हार्वेस्ट थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, मतलब जितनी भी फसल्स वगैरह, जो भी अनाज वगैरह था यहाँ का, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सब्सिडेंसेस क्राइसिस का आखिर एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे कि आखिर ये सारी क्या था। सबसे पहले हमने देखा कि बेड हार्वेस्ट हुई। बेड हार्वेस्ट की वजह से क्या होगा, जो ग्रेन है उसकी क्या पड़ जाएगी, कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड के प्राइस इंक्रीज होना आम बात है, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब भी जहाँ पर बेड हार्वेस्ट होती है उसकी वजह से किसी न किसी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली किसके हुए थे, टमाटर के हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होता है, जब प्राइस राइज करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो करता है पुअर को, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो पुअर लोग थे, फ्रांस के जो पुअर लोग थे, वो ब्रेड को भी बाय नहीं कर पा रहे थे। अगर वो ब्रेड ही नहीं बाय करेंगे, ब्रेड क्योंकि उनका स्टेपल फूड है, जैसे इंडियन का स्टेपल फूड क्या है, रोटी, वैसे जो फ्रांस की पीपल है इनका स्टेपल फूड है ब्रेड। यूरोपियन, मेनली यूरोपियन जो होते हैं उनका स्टेपल फूड क्या होता है, ब्रेड होता है। तो जब ये ब्रेड ही बाय नहीं कर पा रहे थे तो जो इनकी बॉडी थी वो क्या हो रही थी, वीक हो रही थी, जिसकी वजह से जो डेथ के केसेस थे वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। अब अगर लोगों को ब्रेड नहीं मिलेगा तो फूड राइट्स होंगे। फूड राइट्स मीन्स रोटी को लेके हम बोल सकते हैं, या ब्रेड को लेके झगड़े होंगे। जब भी झगड़े होंगे तो डिजीज एपिडेमिक्स होंगे। आपको पता है कि जब भी कहीं पर दंगे वगैरह होते हैं या कोई भी चीज वॉर वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, बीमारियां फैलती फैलती है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हो रहा था, जब फूड के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी तो हमें हमें भी पता है उससे क्या फैलेंगी, डिजीजेस फैलेंगी, और अल्टीमेटली डिजीजेस से भी लोगों की क्या होगी, डेथ इंक्रीज होगी, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि एक नई क्लास आई। अभी तक हमने कितनी क्लासेस पढ़ी थी, 3 क्लास पढ़ी थी, कौन कौन सी, कि फर्स्ट ई स्टेट है, ठीक है, हमारे पास सेकंड ई स्टेट है, हमारे पास क्या है, थर्ड ई स्टेट है। अब हम पढ़ेंगे कि एक और नई क्लास आई है जिनका नाम है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन लोग थे, हमें तो पता ही नहीं है मिडिल क्लास क्या थी, क्योंकि मिडिल क्लास नहीं बनी थी। मिडिल क्लास में आते हैं हमारे मर्चेंट्स। जो ये मर्चेंट्स थे इन्होंने अपना पैसा कहाँ से कमाया था, ओवरसी ट्रेड करके, मतलब दूसरी जगहों पे जाके इन्होंने अपना सामान बेचा और उससे क्या किया, ट्रेडिंग की, और जिससे इनको क्या मिला, पैसा मिला।
मैन्युफैक्चरर आते थे इनमें, जिन्होंने वूल और सिल्क टेक्सटाइल से क्या कमाया, अपना पैसा कमाया। लॉयर इसमें आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इसमें आते थे, जो हम बोल सकते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। ये जो लोग थे ये एजुकेटेड थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ से लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये बोलते थे कि जो पर्सन का सोशल पोजीशन है वो किस पे बेस करना चाहिए, कि उसके मेरिट्स कितने, उसकी वर्थ कितने, मतलब आखिर ये इंसान कितना लायक है इस पोजीशन के, उस बेसिस पे लोगों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिसाइडेड होनी चाहिए। जो सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो हमारी सोसाइटी है वो फ्रीडम पे बेस होनी चाहिए। और इक्वल लॉ, सब लोगों के लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, पुअर है, चाहे रिच है, सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मिडिल क्लासेस आए तो उसी टाइम पे ना, हमने अभी ये पढ़ा कि ये लोग क्या थे, एजुकेटेड थे। तो उसी टाइम पे जो ये फिलोसोफर्स थे, इन्होंने फिलोसोफर्स की चीज़ें भी पढ़ी थी। तो जो मेन वहाँ पर उस टाइम पे फेमस फिलोसोफर थे वो तीन थे। एक थे जॉन लोकी, दूसरे थे जीन जैकोज रूसे, थर्ड थे मॉन्टेस्की। अब हम अगर जॉन लोकी की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। इन्होंने ये बोला कि किंग गॉड नहीं है, ठीक है, मतलब किंग सुप्रीम पावर नहीं है, या ये क्या नहीं है, ये गॉड नहीं है, इसको गॉड मत मानो, ह्यूमन ही है ये। ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया, एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क, की सारी पावर तुम किसको मत दो, किंग को मत दो। ठीक है। जो जेन जको रूसे थे उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक बुक थी उनकी, उसमें लिखा था कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए, पीपल और जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच में, लोग और जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉन्टेस्की। मॉन्टेस्की की जो बुक थी वो थी द स्पिरिट ऑफ द लॉस। अब इन्होंने बोला कि क्या करते हैं, तुम एक को पावर ही मत दो ना, तुम जो गवर्नमेंट की पावर है उसी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन्होंने बोला कि तुम पावर को डिवाइड कर दो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ठीक है। सेम फॉर्म हमारी वहाँ पे चलती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये फिलोसोफर्स थे इनके आइडिया आके लोगों में फैल कैसे रहे थे। जो लोग एजुकेटेड लोग इनको पढ़ते थे वो सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में जाके इनको क्या करते थे, डिस्कस करते थे। इनकी जो चीज़ें थी वो बुक्स में छप के आ रही थी, न्यूज़पेपर में छप के आ रहे थे, तो जो एजुकेटेड थे वो आराम से इनको पढ़ सकते थे। अब ये तो हुई एजुकेटेड की बात की, जो पढ़ सकते थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। अब ऐसे लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था उनके लिए क्या होता था, ग्रुप में जिनको रीड करना आता था वो जोर जोर से उनको सुनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, एंड उसके बाद पढ़ेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फर्स्ट है ई स्टेट जनरल मीटिंग। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ई स्टेट जनरल के बारे में। जो लुई 16 थे, ठीक है, जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंडीशन सब्सटेंसेस क्राइसिस हो गए, टैक्स इतना क्या बोलते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा लोन हो चुका है, ठीक है, या डेप्ट में, कर्ज में आ चुके, तो इन्होंने फिर सोचा कि मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, टैक्स को इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन अगर इनको टैक्स इंक्रीज करना है लुई 16 को, तो ये अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इनको एक ई स्टेट जनरल की क्या बुलानी पड़ेगी, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब आखिर ई स्टेट जनरल्स क्या होते हैं, ई स्टेट जनरल होता है एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट, कौन से, हमारे क्लर्जी, नोबेलिटी एंड जो थर्ड ई स्टेट है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। ठीक है। अभी मीटिंग हुई 5 मई 1789 में, ताकि क्या पास, कौन सा प्रपोजल पास किया जा सके, न्यू टैक्सेस का प्रपोजल हम क्या करें, पास करें। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वर्सेल्स में। ठीक है। 300 मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड नोबेलिटी फेसिंग ईच अदर, कैसे बैठे हुए थे, ऐसे आमने सामने। ये क्लर्जी हो गए, क्लर्जी के कितने मेंबर, 300। ये हो गए नोबेलिटी, नोबेलिटी के कितने मेंबर, 300। ठीक है। जो 600 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, 600 मेंबर मतलब 300 इनके पीछे खड़े, ऐसे 300, और 300 किसके पीछे खड़े, इनके पीछे। इनको बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। ठीक है। बैठने के लिए सिर्फ कौन बैठते थे, क्लर्जी एंड नोबेलिटी बैठते थे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज थी, जो भी यहाँ पर वर्सेल या ई स्टेट जनरल्स की मीटिंग होती थी उसमें, कि जो पीसेंट्स है, फार्मर्स है, आर्टिशंस है और जो वुमेन्स है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है। और जो इनके ग्रीवियंसेस है, जो इनके दुखड़े हैं या जो भी इनके डिमांड्स हैं,
उनको क्या करते थे, ये जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपने साथ लेके आते थे इन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। और जो ये लेटर्स लेके आए आए थे इस बार, वो थे 40,000 लेटर लेके आए थे, ये पीसेंट्स के, आर्टिशंस के एंड वुमेन्स के, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि वहां पर लोग कैसे बैठते हैं, कहाँ पर मीटिंग हुई। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर वहां का वोटिंग ट्रेंड का क्या था। यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड भी बहुत अजीब था कि एक ई स्टेट जनरल का एक वोट होगा, मतलब क्लर्जी है तो क्लर्जी का एक वोट, नोबैलिटी है तो नोबैलिटी का एक वोट, और जो हमारे थर्ड ई स्टेट है वो है तो उनका भी एक वोट। जबकि यहाँ पर क्या है, ये 300 मेंबर है, ये 300 मेंबर है और ये 600 मेंबर है, तब भी वोट कितना डल रहा है, एक एक, इनका, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। जो थर्ड ई स्टेट थे उन्होंने डिमांड किया कि हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। और जो ये इनके पास आइडिया आया था थर्ड ई स्टेट मेंबर्स के पास, वो आया था जो रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी उसमें से। मतलब जो थर्ड ई स्टेट थे वो ये चाहते थे कि अगर क्लर्जी वोट दे रहे हैं तो 300 मेंबर का मतलब हो 300 वोट, नोबैलिटी वोट कर रहा है तो 300 मेंबर का मतलब हो 300 वोट, और अगर थर्ड ई स्टेट के मेंबर वोट कर रहे हैं तो वो कितने थे, 600, तो वोट भी कितने हो, 600, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन किंग ने सीधा सीधा क्या कर दिया, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया, साफ दिख रहा है कि जो क्लर्जी एंड नोबैलिटी है वो तो किंग के साथ ही होंगे, क्योंकि उनको तो कोई टैक्स, उनको तो राइट फ्रॉम बर्थ से कितनी सारी चीजें दी जा रही है। तो इसीलिए कि पहले क्या होता था, इनके पास भी वन वोट है, इनके पास भी वन वोट होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल जाते थे, तो इनके पास कितने वोट हो गए, दो। लेकिन यहाँ पर छह, थर्ड ई स्टेट के 600 मेंबर होने के बावजूद भी इनका कितना वोट रहता था, वन वोट रहता था। तो किंग को लगा था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मैं क्या हो सकता हूँ, जो मेरी पावर है वो मेरे से छीनी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने प्रपोजल को मानने से रिजेक्ट कर दिया। जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर थे, इसी के प्रोटेस्ट में वो असेंबली से कहाँ चले गए, बाहर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर थे वो सारे के सारे जो इंडोर टेनिस कोर्ट है वहां पर जाके एक साथ खड़े हो गए, ठीक है। मतलब एक साथ वहां पर इकट्ठे हो गए, थर्ड ई स्टेट के जितने भी वहां जो ई स्टेट जनरल की मीटिंग में मेंबर्स गए थे वो। इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली है, मतलब अपने आप को एक नाम दे दिया थर्ड ई स्टेट के लोगों को जो इंडोर के टेनिस कोर्ट में गए थे, कि आज से हम नेशनल असेंबली है, ठीक है। जैसे जो हमारी पार्टीज होती है वो अपना नाम रखती है ना, ऐसे इन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली रख दिया था। इन्होंने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया जाए, किसके लिए, फ्रांस के लिए, ताकि जो भी मोनार्क की पावर है, जो भी किंग की पावर है, उसको क्या किया जाए, लिमिट किया जाए। मतलब किंग को अनलिमिटेड पावर ना दी जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो किंग की पावर को क्या करे, लिमिट करे। जो यहाँ पर जो ये सारा चल रहा है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको जो लीड कर रहे थे वो थे मीराबे एंड सीएस, ठीक है। अगर हम मीराबाई की बात करें तो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें कोई भी फ्यूडल प्रिविलेजेस ना हो, ठीक है। और ये इसीलिए ताकि कोई भी फ्यूडल प्रिविलेजेस ना हो, इन्होंने इन लोगों की हेल्प की, अपनी जर्नल निकाली, हम डायरी बोल सकते हैं, कॉपी बोल सकते हैं, और पावरफुल स्पीचेस देने लग गए थर्ड स्टेट के लोगों को। क्यों, ताकि इन लोगों के मन में जो भी ये भावना आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारी चीजें क्या ना हो, खत्म ना हो, ठीक है। जो सेकंड हमने पढ़ना है वो है एबीसीएस, जो ये थे एक प्रीस्ट थे, जो हम हिंदी में बोल सकते हैं पादरी, और यहाँ पर ये कहाँ पर होते हैं, चर्च में होते हैं। इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट छापा, इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट हम बोल सकते हैं बैनर छापा, जिसका नाम, जिस पे इन्होंने क्या लिखा हुआ था, उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था व्हाट इज थर्ड स्टेट, के आखिर ये थर्ड स्टेट है क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक साइड ये सारी चीजें चल रही थी, दूसरी साइड क्या हो रहा था कि बहुत, फ्रांस में उस टाइम पे बहुत सीवियर विंटर आया था, बहुत गंदा वाला विंटर हुआ था, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अगर हार्वेस्ट खराब हुई तो अभी हमने पीछे सब्सिडेंसेस क्राइसिस में पढ़ा था कि ब्रेड के प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जो बेकर्स थे वो ऑफन क्या करते थे, इस सिचुएशन का फायदा उठाते थे, कैसे, वो अपनी सप्लाईज को क्या कर देते थे, हाइड कर देते थे। अब हाइड क्यों करते थे, उसके भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो क्या चाहते हैं कि अगले दिन अगर प्राइसेस ज्यादा हो तो हम इनको ज्यादा में बेच दें, ठीक है। या हो सकता हो कि वो लिमिटेड सप्लाई देना चाहते हो लोगों को, कि ताकि एक ही बारी में हमारी बेकरी में सारा सामान खत्म ना हो, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर इन क्यूज एट बेकरी, अब जो औरतें लंबी लंबी लाइनों में बेकरी के बाहर खड़ी है ताकि उनको क्या मिल सके, ब्रेड,
क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप। एक क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था बेकर्स पे, वो उस शॉप के अंदर चला गया। उसी टाइम पे एक जो किंग है लुई 16, उन्होंने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि तुम पेरिस की तरफ मूव करने लग जाओ। 14 जुलाई में जो एजिटेटेड क्राउड था, जो गुस्से गुस्से से भरा हुआ क्राउड था, वो गया और उसने जो बेस्टील है, यहाँ पर एक प्रिजन है, इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा ये सब हमारे हो रहा था सिटी साइड में। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो र्यूमर्स फैल गए थे, अफवाह फैल गई थी कि जो मेनर है, मेनर क्या होते हैं कि ये ई स्टेट कंटेनिंग ऑफ लॉर्ड, एक ऐसा ई स्टेट होता है जहाँ मतलब एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर लॉर्ड लैंड है, जो पैसा ले मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है उसकी लैंड है, और उनका मेंशन है, उनका घर है। हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड की, इन्होंने एक बैंड ऑफ ब्रिगेड को हायर किया है ताकि जो भी हमारी राइप क्रॉप है, जो हमारी अभी फसल पक के खड़ी है, उसको क्या करते ये लोग, डिस्ट्रॉय कर दें। ताकि जो ये बैंड ऑफ ब्रिगेड है, इनको जो पीसेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया, इसीलिए जो पीसेंट थे उन्होंने होस एंड पिच फॉक लिया। होस एंड पिच फॉक होता है ऐसे, ऐसे भी बोल सकते हैं, और हम हिंदी भाषा में फावड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये इसको लेके गए और इन्होंने जो चीटेक्स है, चीटेक्स होते हैं कास्टल ऑफ स्टेटली रेजिडेंट बिलोंगिंग टू किंग और नोबलमैन, मतलब एक कास्टल है, सिंपल सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं घर है ये। ठीक है। या मेंशन है जो किससे बिलोंग करता है, या तो किंग का घर है या वो किसका है, नोबलमैन का, जो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो वहां पर जाके उन्होंने उनपे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो वहां पर हॉर्डेड ग्रेन थे, मतलब जो वहां पर जो हॉर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी वहां पर अनाज रखा हुआ था उसको लूट लिया। जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें इनके रिकॉर्ड थे कि इनके ड्यूज कितने बचे हुए हैं, कि इनको कितना पैसा अभी पे करना है, वो सारे थे, उन सबको बर्न कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ नोबल ने अपना घर छोड़ दिया, वो नेबरिंग कंट्री में जाके माइग्रेट हो गए। ठीक है। मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो नेशनल लुई 16 था, जब उसने देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें फ्रांस में हो रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि मैं नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूँ, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो मेरी पावर को क्या करे, चेक करे। 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने एक डिक्री पास की, मतलब एक हम बोल सकते हैं नोट पास किया, जिसमें जितने भी सारे फ्यूडल सिस्टम थे और जो टैक्सेस थे, इन सबको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। और जो मेंबर ऑफ क्लर्जी थे उनको भी फोर्स कर दिया गया कि जो भी तुम्हारे बर्थ से प्रिविलेजेस है तुम्हारे पास, वो सारे अब तुमसे छीन लिए जा चुके हैं। तिथि वर एबॉलिश, जो भी तिथि थी कि 1/10 ऑफ अ लैंड, वो सारा एबॉलिश कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट थी उनको एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स तक के चीज़ें मिली, मतलब जो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की, तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास जितनी भी जैसे ज़मीन आई या घर आए, तो उन सबको मिला के, या पैसा आया, उन सबको मिला के कितना आया था, 2 बिलियन लिवर्स पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया था। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो था 1719 में। जो किंग पावर थी उसको इसमें डिवाइड कर रखा था, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी में। अब आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 क्या था, इसमें लिखा गया था कि जो नेशनल असेंबली है वो को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी। जो सिटीजन्स है वो वोट देंगे, लेकिन वो वोट देके किसको खड़ा करेंगे, इलेक्ट्रोल्स को खड़ा करेंगे, और जो इलेक्ट्रोल्स होंगे ये क्या चूज करेंगे, जो नेशनल असेंबली है इसको चूज करेंगे। अब इसमें भी गेम था, क्या गेम था कि इसमें लोगों को बांट रखा था ऑन द बेसिस ऑफ कि वो वोट दे सकते हैं या वो वोट नहीं दे सकते। अगर वो वोट दे सकते हैं तो उनको एक्टिव सिटीजन बोला, अगर वो वोट नहीं दे सकते तो उनको पैसिव सिटीजन बोला। एक्टिव सिटीजन की बात करें तो ये राइट वोट दे सकते थे। इनमें कौन कौन आते थे, इनमें मेंस आते थे 25 एज से ज़्यादा वाले, जो कितना टैक्स पे करते हो, उनके 3 दिन के वेजेस के बराबर, उनके 3 दिन की इनकम के बराबर। जो भी आदमी 25 साल से ऊपर है, अगर वो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करता है तो वो वोट देने के उसके पास राइट है कि वो वोट दे सकता है। अब हम पैसिव सिटीजन की बात करें तो जो पैसिव सिटीजन थे उनके पास कोई भी वोटिंग का राइट नहीं था।
जो वुमेन्स थी उनके पास भी राइट नहीं था, जो चिल्ड्रन थे उनके पास भी नहीं, और जो भी 25 साल से नीचे वाला यूथ था उनके पास भी नहीं। एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पैसिव सिटीजन है हमारे, इनके पास नो राइट टू वोट है, लेकिन जो एक्टिव सिटीजन है ये वोट दे सकते हैं। ये वोट दे के डायरेक्टली जज को चुन सकते हैं, लेकिन ये वोट दे के इलेक्ट्रोल्स को चुनेंगे, जो कि 50,000 मेंबर का एक ग्रुप है। ये लोग वोट करेंगे और नेशनल असेंबली चुनेंगे, जो 745 मेंबर्स की एक ग्रुप है। जो नेशनल असेंबली है वो किंग को कंट्रोल करती है, लेकिन जो किंग है वो वीटो, मतलब जो नेशनल असेंबली ने अगर उसको कोई उसके ऊपर रूल थोपा है या उसको कुछ लॉ बताया है, तो जो किंग है वो उसको मना कर सकता है। और जो ये नेशनल असेंबली है यही जो किंग के मिनिस्टर है उनको भी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अभी क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बिगन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किससे स्टार्ट हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कहाँ से डिक्लेयर हुआ कि उसमें डिक्लेयर किए गए कि आखिर एक जो फ्रांस के मैन है और उनके जो सिटीजन है उनके पास क्या क्या राइट है। इनके पास यहाँ पर राइट दिए गए, फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये बोला गया कि जो ये राइट है ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ बिलोंग करते हैं, जब से वो पैदा होता है तब से, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उनसे ये छीने नहीं जा सकते। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि फ्रॉम बर्थ दीज राइट्स आर गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही थे वो डिक्री, और ये हमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। हमारी बुक में कुछ पॉलिटिकल सिंबल बनाए गए हैं। जो ये पॉलिटिकल सिंबल थे किसने दिए थे, बारबियर। अब इन्होंने सिंबल को यूज किया ताकि जो भी हमारे डिक्लेरेशन ऑफ राइट में कंटेंट लिखा है वो लोगों को समझ में आ सके। इन्होंने एक ब्रोकन चेन दिखाई जिसका मतलब था फ्रीडम। द बंडल ऑफ रॉड और फेसिस का मतलब था कि यूनिटी। अभी मैं ये सारे सिंबल्स आपको आगे दिखाऊंगी। द आई विद इन अ ट्राइंगुलर रेडिएटिंग लाइट, इसका मतलब था नॉलेज। और जो स्केप्टर था इसका मतलब था रॉयल पावर। अगर एक स्नेक पिक्चर दिख रही है उसमें एक स्नेक बाइट कर रहा है अपने टेल को, टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब है इटर्निटी, कि मतलब ना ही इसका कोई स्टार्ट है और ना ही इसका कोई अंत है। अगर रेड फेरिजियन कैप है तो मेनली हिस्ट्री में, मतलब पुराने टाइम पे जो रेड कैप थी वो फ्रीडम के लिए पहनी जाती थी। ब्लू वाइट रेड है तो ये नेशनल कलर है फ्रांस का। अगर विंग्ड वुमेन है तो लॉ को पर्सोनिफाई कर रही है। और अगर लॉ टैबलेट बना हुआ है तो ये बताया जा रहा है कि जो भी है, जितने भी लोग हैं या जो भी चीज़ है वो सारे लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, ये सारे ये ब्रोकन चेन, इसका मतलब था हमारा फ्रीडम। ये हमारी बंडल ऑफ रॉड ऑफ ऐसी, इसका मतलब था यूनिटी। ये है द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका मतलब था नॉलेज। स्कैप्चर रॉयल पावर, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इटर्निटी। ये थी रेड फेरिजियन कैप, ये थी फ्रीडम। ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ टैबलेट क्या है, लॉ सब लॉ के सामने सारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। इसमें हम पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर। इसमें हम रॉबिस्फियर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे जो लुई 16 था वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मान तो गया था, मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर हो चुके थे, किसके साथ, किंग ऑफ पर्शिया के साथ। मतलब उन्होंने फ्रांस के पीछे पीछे क्या किया, जो दूसरे किंग थे उनके साथ हाथ मिला लिया था। ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको वैसे भी जो फ्रांस का डेवलपमेंट था वो पसंद नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये ज़्यादा डेवलप हो गया तो फिर हम इस पे क्या नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे होता था ना कि सुप्रीम पावर हम में ज़्यादा पावर है, लैंड टेरिटरी को एक्सपेंड करना लोग किंग वगैरह को ज़्यादा मज़ा आता था। तो इसीलिए जो नेबरिंग कंट्री थी वो फ्रांस के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि हम अपने ट्रूप्स सेंड करेंगे ताकि हम उन पे क्या कर सके, हमला कर सके। जो नेशनल असेंबली है उन्होंने अप्रैल 1792 में वोट किया और डिक्लेयर कर दिया कि हम पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करेंगे, वॉर लड़ेंगे।
थाउजेंड ऑफ लोगों ने वॉलंटियर किया, क्योंकि वो इस वॉर को ये नहीं देख रहे कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, ये देख रहे थे कि ये जो लड़ाई है वो किसके बीच में है, किंग एंड एरिस्टोक्रेट पीपल, लोगों के बीच में, और लोगों की किसके साथ लड़ाई है, किंग और एरिस्टोक्रेसीज जो हायर क्लासेस में बैठे हुए उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग बोले गए, उस टाइम पे गाए गए, जिसका नाम था मर्सेलीज। अब ये जिन्होंने लिखी थी वो थी पोएट रोगेट डी एल इसले, ठीक है। इन्होंने जो ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम, सबसे पहले ये किसने गाया था, वॉलंटियर से कुछ मर्सेलीज के इन्होंने गाया था जब ये किसकी तरफ मार्च कर रहे थे, पेरिस की तरफ। बाद में जाके जो मर्सेलीज था ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन गया था, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन था, मतलब जो ये लड़ाई हो रही थी, ये जो रिवॉल्यूशन, हाँ चेंजेस हो रहे हैं, जो इसकी वजह से बहुत सारे लॉस आए और बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी, पैसे की डिफिकल्टी आई पीपल में, ठीक है। जो मैन थे वो तो लड़ने के लिए फ्रंट पे चले गए थे वॉर लड़ने के लिए, और जो वुमेन थी वो पीछे रह गई थी सारे टास्क करने के लिए, चाहे वो पैसा कमाने का हो, चाहे वो अपनी फैमिली का देखभाल करने का हो। जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कन्विंस दैट रिवोल्यूशन हैड टू कैरी, जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वो ये चाहता था कि जो भी ये रिवोल्यूशन चल रहा है ये आगे चलता रहे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में है, 1791 है, उसमें जो पॉलिटिकल राइट है वो सिर्फ किसको दिए गए हैं, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए गए हैं। वो उसके मतलब ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 है उसमें पुअर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया है। जो पॉलिटिकल क्लब थे इस टाइम पे इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग थे, लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल क्लब थे वो इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जाके वो क्या करते थे, जो उनकी विश है या जो उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज है, यहाँ पर से ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल क्लब थे वो यहाँ पर लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो चुके थे, क्योंकि ये लोग वहाँ पर जाके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको डिस्कस करते थे और प्लान देयर एक्शन, और अपने एक्शन को प्लान करते थे कि आखिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। जो ये नाम था ये आया कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस से। जो वुमेन थी इस टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और उन्होंने खुद के अलग अलग क्लब बनाए। जो ये क्लब था ये मेंस का है। इसके जो मेंबर थे वो थे शॉपकीपर्स, आर्टिशन जैसे कि शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर, ठीक है। जो इनके लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। यहाँ पर इस टाइम पे जब जैकोबिन क्लब था तो उसमें एक ड्रेस बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ पर जो लार्ज ग्रुप ऑफ मैन है वो क्या पहनने लगे, मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या पहनने लगे थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने लगे थे। जैसे कि जो डॉक वर्कर है, डॉक वर्कर होते हैं जो शिप यार्ड में काम करते हैं, ठीक है। उनकी तरह ये भी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने लगे थे, क्यों, ताकि जो ये फैशनेबल सेक्शन है, जो ये रिच सेक्शन है, इससे हम अपने आप को क्या दिखा सके, अलग दिखा सके, स्पेशली नोबल से, क्योंकि ये लोग क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्ट्रिप ट्राउजर्स हैं, ये सारे किसके हैं, जैकोबिन्स के हैं। ये यहाँ पर भी हमें दिख रहा है स्ट्रिप ट्राउजर्स, ये रेड कैप, ठीक है। ये अभी रेड कैप मैंने बताया था ये फ्रीडम के लिए होती हैं। ये सारे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर हैं, और ये होते हैं नी ब्रीचेस, ये नी तक के होते हैं, इनको नी ब्रीचेस बोलते हैं कि, और ये नोबल पहनते हैं ज़्यादातर। समर ऑफ 1792, आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जो जैकोबिन था उन्होंने प्लान किया रिवोल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई। मतलब जैकोबिन्स ने एक रिवोल्ट प्लान किया किसके साथ, पेरिशियंस के साथ। अब ये रिवोल्ट वो क्यों करना चाहते थे, इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो पेरिशियंस है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे, किसकी वजह से, कि उनके पास शॉर्ट सप्लाई आ रही है खाने की, और उन जो शॉर्ट सप्लाई आ रही है उसका भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 ये सारे के सारे पैलेस ऑफ टुलेरीज गए। इन्होंने जो किंग के गार्ड थे उसको ब्रूटली किल्ड कर दिया, और जो किंग था उसको बहुत घंटों के लिए क्या बना दिया, अपना हॉस्टेज बना दिया, ठीक है। इस टाइम पे असेंबली ने वोट किया कि जो भी जितनी भी रॉयल फैमिली है उसको क्या कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, इलेक्शन किए जाए, और इस टाइम पे इलेक्शन हुए, एंड जो जितने भी मैन थे 21 साल से ऊपर के, चाहे उनके पास वो पैसा है चाहे नहीं है, उनको क्या मिला, राइट टू वोट मिला, ठीक है। अब आखिर ये कन्वेंशन क्या थी, अब हमने देखा कि किंग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कन्वेंशन, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई, ठीक है।
21 सितंबर 1792 में जो फ्रांस था उसने मोनार्की को एबॉलिश किया, मतलब फ्रांस में मोनार्की किंग रूल खत्म हुआ और फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक साबित किया। ठीक है, अब डिक्लेयर किया। अब जो लुई 16 थे उनको डेथ का सेंटेंस दिया गया, किसके चार्ज में, कि ट्रेजन की, उन्होंने अपनी कंट्री और अपनी गवर्नमेंट को क्या दिया, धोखा दिया। 21 जनवरी 1793 में उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। कहाँ पर, पैलेस डी ला कॉनकोर्डी में। कुछ टाइम के बाद ही उनकी जो वाइफ थी क्वीन मारी मारी एंटोनेटी, इनको भी सेम पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर। यहाँ ये जो पीरियड था ये कहाँ से कहाँ तक था, 1793 से 1794 तक था। जो रॉबिस्फेयर था वो एक पॉलिसी को फॉलो करता था जो थी सीवियर कंट्रोल, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना और सीवियर पनिशमेंट। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो उसको उतनी ही सीवियर का क्या दो, पनिशमेंट दो। ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग, मतलब जिनको भी रॉबिस्फेयर देखता था एनिमीज, रिपब्लिक के एनिमीज की तरह, जैसे कि एक्स नोबल हो गए, क्लर्जी हो गए, उसके खुद के पार्टी के मेंबर जो उसके मेथड से क्या नहीं है, जो उसके मेथड से एग्री नहीं करते, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया, इनको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया और इनके खिलाफ ट्रायल हुए। ठीक है, कहाँ पर, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में। एक कोर्ट होता है जो बेसिकली किसके लिए होता है, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के लिए होता है। अगर इस कोर्ट ने किसी को भी गिल्टी साबित कर दिया तो उसको गिलोटिनाइड कर दिया जाता था। ठीक है, अभी गिलोटिन होता क्या था, जो गिलोटिन था एक डिवाइस है ये वाला, कि दो पोल से मिलके बना हुआ था है। इसके बीच में एक ब्लेड होती है और ये क्या करती है, यहाँ पर इंसान का सर रखा जाता है और ये ब्लेड क्या करती थी, उस सर को काट देती है। इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो इन्वेंटर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉ इशू बाय, आखिर जो रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी वहाँ पर कौन कौन से लॉ इशू किए या रॉबिस्फेयर ने सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस किए। इन्होंने, जो रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट है, इशू लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग। इन्होंने क्या कर दिया, जो भी वेजेस थे या जो भी फूड वगैरह के प्राइसेस थे उनको फिक्स कर दिया गया। जो मीट थी और जो ब्रेड थी यहाँ पर राशन होने लगी, राशन मीन कम पैसों में मिलने लगी। पीसेंट वर फोर्स टू ब्रिंग, और पीसेंट को, फार्मर्स को फोर्स किया गया कि तुम अपने सारे ग्रेन को सिटी में लेके आओ, और जहाँ पर गवर्नमेंट, जिस शॉप में गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स्ड किया है वहां पर जाके तुम क्या करो, अपनी जितनी भी तुम्हारी ग्रेन है उसको बेचो। जो वाइट फ्लोर था वो फॉरबिडन, बंद कर दिया गया, और सिटीजन को बोला कि अब तुम इक्वलिटी ब्रेड खाओ जो किससे बना हो, होल व्हीट से बना हुआ हो। ठीक है, इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू, यहाँ पर स्पीचेस के थ्रू और एड्रेसेस के थ्रू भी लोगों के बीच में इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई। पहले के टाइम पे यहाँ पर सर और मैडम यूज होता था फ्रांस में, मैन एंड वुमेन के लिए, लेकिन अब इस टाइम पे सिटोयन एंड सिटोइनी यूज किया जाने लग गया। जो चर्च था उनको बंद कर दिए गए और उस जो चर्च की बिल्डिंग थी उनको या तो बैरिक्स बना दिया आर्मी के लिए या वहां पर ऑफिसेस बना दिए गए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जो ये सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ रॉबिस्फेयर के। जो रॉबिस्फेयर थे वो अपनी पॉलिसीज को इतने हार्श वे में लोगों के बीच में ला रहे थे कि जो उनके सपोर्टर थे वो खुद ही बोलने लगे कि अब बस कर दो, अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उनको फाइनली कोर्ट ने कन्विक्ट किया, जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया और नेक्स्ट डे ही उनको भी कहाँ पर भेज दिया गया, गिलोटिन में भेज दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, अब यहाँ पर फ्रांस में कोई नहीं बचा, तो अब आएगा अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ वैसे ही जो वेल्थियर मिडिल क्लास थे वो क्या वो अलाउ हो चुके थे कि वो पावर को क्या कर सके, अपने हाथ में ले सके, क्योंकि वो तो मौका ही देख रहे थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस विच डिनाई वोट टू नॉन प्रो, अब दोबारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें ये बोला गया कि जितने भी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इट प्रोवाइड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ये हमारी डायरेक्टरी है इसने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। ठीक है, और जो ये दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, देन ये किसको अपॉइंट करती थी, देन ये अपॉइंट करती थी डायरेक्टरी को। अब डायरेक्टरी था क्या, डायरेक्टरी था 5 मेंबर का एक ग्रुप। ठीक है, जो काम करेगा। ठीक है, इट मीन अब यहाँ पर क्या था, ये अब इन्होंने ऐसा क्यों किया कि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई फिर उसके बाद डायरेक्टरी बनाई। ये इसलिए किया गया कि जैसे ही जैकोबिन्स के टाइम पे की पूरी पावर रॉबिस्फेयर को दे दी गई थी, वैसे ही हम कोई गलती ना करें।
लेकिन क्या होता था कि जो डायरेक्टरी थी वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके साथ लड़ जाती थी, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो डायरेक्टरी को क्या कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जो फ्रांस है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है डायरेक्टरी के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन आया, एक मिलिट्री डिक्टेटर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वुमेन क्लब के बारे में, आखिर वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790 में क्या लिखा हुआ था, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया वुमेन्स के लिए, और ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर उस टाइम पे क्या हुआ। स्टार्टिंग से ही जो वुमेन थी वो रिवोल्यूशन की एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने इन रिवोल्यूशन में पार्ट लिया। अब उन्होंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि उनको होप था, वो ये मानते थे कि अगर हम अपना जो अपने हिस्सा है वो देते रहे तो इसकी वजह से जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर आएगा कि वो हमारी लाइफ को भी क्या करे, इम्प्रूव करे। जो थर्ड ई स्टेट था उसकी जो ज़्यादातर वुमेन्स थी वो वर्किंग वुमेन थी। अब वो काम करती थी कहीं पर लॉन्ड्रेस का, कपड़े धोने का, फ्लावर फ्रूट वेजिटेबल सेल करती थी मार्केट में। और कितनी बार वो जो प्रॉस्पेरस लोग थे या रिच पीपल थे उस एरिया के, उन लोगों के घर में जाके क्या करती थी, एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी। जो मोस्ट वुमेन थी उनके पास थर्ड स्टेट की ना उनके पास एजुकेशन थी ना उनके पास कोई प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग थी। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ, सिर्फ नोबल की डॉटर्स और जो वेल्थियर मेंबर है थर्ड स्टेट की, उन्हीं की डॉटर्स को स्टडी करने दिया जाता था, मतलब वो वही जा सकते थे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने, जिसके बाद उनकी जो फैमिली थी उनकी मैरिज अरेंज करवा देती थी। जो वर्किंग वुमेन थी वो क्या कर रही है, काम तो कर ही रही है बाहर, लेकिन घर में आके उनको अपनी फैमिली की देखभाल भी करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था, पानी लेके आना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होके ब्रेड लानी पड़ती थी और अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। और इस टाइम पे क्या था कि जो मैन और वुमेन के वेजेस थे उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि मैन को ज़्यादा पे किया जाता था एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जहाँ पर पेरिशियंस वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सेस, जहाँ पर वो किंग और क्वीन को अपने साथ लेने जा रहे हैं। अब हम जैसे हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा था वैसे हम वुमेन्स क्लब पढ़ेंगे, तो ताकि जो ये वुमेन्स है वो डिस्कस कर सके, अपने इंटरेस्ट को वॉइस कर सके, इन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। जो फेमस वुमेन क्लब थे उस टाइम के वो वुमेन्स के वो थे द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड सेकंड था रिपब्लिकन वुमेन। इनकी एक मेन डिमांड ये थी कि वुमेन्स को भी जो सेम जो पॉलिटिकल राइट है मैन के पास वो दिए जाएं। ठीक है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में वुमेन्स के लिए क्या लिखा हुआ था, इनको दोबारा से पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। यहाँ पर वुमेन्स ने अपने राइट टू वोट के लिए डिमांड की, उन्होंने डिमांड की कि हमें भी असेंबली में इलेक्ट किया जाए, हमें भी खड़ा किया जाए और हम भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करना चाहते हैं, मतलब हम भी एक पोजीशन पे आना बैठना चाहते हैं। तो वुमेन्स ने बोला तभी हम ये मानेंगे कि जो ये गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट बनी है, ये हमारे इंटरेस्ट का भी क्या दे रही है, ध्यान दे रही है। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लॉ निकाले, जैसे कि उन्होंने स्टेट स्कूल बनाए, स्कूलिंग कंपलसरी कर दी लड़कियों के लिए। और यहाँ पर ये भी बोल दिया गया कि जो फादर है वो अपनी लड़की को फोर्स नहीं, डॉटर को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम शादी करो। ठीक है, मतलब अब वुमेन की अपनी, गर्ल की, डॉटर की अपनी विल होगी कि उसे शादी करनी है तो करेगी, अगर वो तैयार नहीं है तो वो नहीं करेगी। यहाँ पर जो मैरिज है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फ्रीली एंटर कर सकता था, और ये कहाँ पर रजिस्टर होती थी, सिविल लॉ के अंडर में ये रजिस्टर होती थी। जो डिवोर्स था उसको लीगल बना दिया गया एंड जो डिवोर्स है उसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। जो वुमेन थी अब वो जॉब्स के लिए ट्रेन हो सकती थी और खुद के मतलब आर्टिशंस बन सकती है और खुद के क्या छोटे मोटे बिजनेस क्या कर सकती थी, रन कर सकती थी। मतलब एज कम्पेयर टू जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का था उससे अच्छी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जिसने आखिर कुछ किसके लिए किया था, वुमेन्स के लिए किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब रेन ऑफ टेरर आया, रॉबेस्पियर आया, तो उसने क्या किया, जो वुमेन स्ट्रगल थी फॉर वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, यहाँ पर जो वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल कर रही थी। गवर्नमेंट जो थी रॉबेस्पियर की उसने अलाउ कर दिया कि जितने भी वुमेन्स क्लब हैं उनको बैन कर दिया जाए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए।
जो मैनी प्रोमिनेंट वुमेन थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुमेन थी या जो बड़ी बड़ी वुमेन थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, उनको मार दिया गया। ठीक है। जो फाइट थी वोट के लिए वुमेन्स की, ये आगे बढ़ाया गया इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट से, मूवमेंट फॉर राइट टू वोट। अब ये ज़्यादातर किस टाइम पे हुआ था, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। जैसे एग्जांपल थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रेंच वुमेन कर रही थी रिवोल्यूशनरी ईयर में, वही जिंदा रखी गई एज ए इंस्पायरिंग मेमोरी दूसरे लोगों के बीच में। मतलब जो फ्रेंच वुमेन थी जो रिवोल्यूशन कर रही थी राइट टू वोट के लिए, उनको लोग भूले नहीं थे। उन्होंने जो उन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था वो उनकी मेमोरी में क्या हो चुका था, छप चुका था, पढ़ने वालों की मेमोरी में। 1946 में जाके वुमेन्स इन फ्रांस को क्या मिल गया था, राइट टू वोट मिल गया था, फाइनली मिल गया था। ठीक है। इतना सारा लड़की इंटरनेशनली नेशनली, फाइनली 1946 में उनको राइट टू वोट मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इसमें दो सब टॉपिक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड एंड लॉस फॉर स्लेवरी, कि आखिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, इन्होंने आखिर स्लेवरी के लिए क्या कदम उठाए। जो मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन रिजिम वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। मतलब जो जैकोबिन्स थे उन्होंने जो स्लेवरी थी उसको फ्रेंच कॉलोनीज में ख़त्म कर दिया था। ठीक है। कॉलोनी इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलोप, सैन डोमिनिको, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर थे टोबैको के, इंडिगो के, शुगर के एंड कॉफ़ी के। अब जो यूरोपियंस थे वो अनविलिंग थे, वो मंजूर नहीं हो रहे थे कि हम किसी दूर जगह पे जाके काम करें, जो ऐसी लैंड जो हमारे अनफेमिलियर है, जिसके बारे में कुछ पता ही ना चले। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब यूरोपियन ने यहाँ पर आके काम करने से मना कर दिया, तो जो प्लांटेशंस थी, किसकी प्लांटेशन, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इनकी प्लांटेशन में लेबर की क्या होने लगी, कमी होने लगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लेबर रिक्वायरमेंट थी, हमने अभी पढ़ा कि लेबर की कमी हो रही थी। अब जो लेबर रिक्वायरमेंट हुई वो किससे पूरी गई, जो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है इससे पूरी गई। और जो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में था। जो ये स्लेव ट्रेड था ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। जो मर्चेंट थे वो सेल करते थे बोर्डोक्स और नेंटीज से। मतलब कहाँ से जा रहे हो, वो जा रहे हैं बोर्डियोक्स और नेंटीज से। ठीक है। यहाँ से जाएंगे वो अफ्रीका, अफ्रीका कोस्ट पे। ठीक है। यहाँ पर जो अफ्रीका कोस्ट पे है वो लोग स्लेव को क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है। बॉट, BOUGHT, यहाँ पर मतलब बोडोक्स नेंटीज, ये हमारा कहाँ पर है, यूरोप। यूरोप से जा रहे हैं वो अफ्रीका में क्या लेने, स्लेव लेने। अफ्रीका के जो पोर्ट्स हैं वहां पर जाके जो लोकल जो चीफ्टन्स होते हैं, लोकल हम बोल सकते हैं कि लोकली जो इन स्लेव को बेचते हैं, उनसे जाके स्लेव खरीदते हैं। यहाँ से एक लॉन्ग वोएज के लिए जाते हैं, मतलब एक 3 मंथ की एक जर्नी होती है, कहाँ की, कहाँ इनके लिए अमेरिका, अमेरिका से हम बोल सकते हैं कैरिबियन। और ये किसके थ्रू जाते हैं, ये थ्रू जाते हैं एटलांटिक ओशन के थ्रू। ठीक है। एटलांटिक ओशन के थ्रू। और फिर यहाँ के बाद वो वापस इन पोर्ट में आ जाते हैं, क्या करने, यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोर्डोक्स और नेंटीज से शिप्स जाएंगे। ठीक है। कहाँ जाएंगे, अफ्रीका, अफ्रीका कोस्ट पे जाके स्लेव को खरीदेंगे। फिर थ्रू अटलांटिक ये कहाँ पहुंच जाएंगे, अमेरिका कैरेबियन में। ठीक है। वहाँ, सॉरी, अफ्रीका में जब इन्होंने स्लेव खरीद लिए ना, उनके बाद इनको ब्रांडेड किया जाता है, इन पे मोहर लगाई जाती है, इनको शेकल्ड किया जाता है, इनको जो बोल सकते हैं हम शेकल्ड, हथकड़ी, मतलब इनको बांधा जाता है। उसके बाद इनको टाइटली शिप्स में पैक कर दिया जाता है 3 मंथ की जर्नी के लिए। कहाँ से कहाँ तक की, कैरेबियन की थ्रू अटलांटिक। यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं, जितने भी स्लेब है उनको, जो बॉर्डॉक्स, जो मतलब सॉरी, जो हमारे इंपॉर्टेंट ये प्लांटेशंस थे, वहां पर जाके इन स्लेब को क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। एक बार मैं लास्ट बार समझा देती हूँ। बोर्डॉक्स और नेंटी से यूरोप से शिप्स गई है अफ्रीका,
अफ्रीका में स्लेव को खरीदेंगे, उनको ब्रांड करेंगे, उनको शैकल करेंगे और उनको शिप्स में बांध देंगे। यहाँ से जो जर्नी होती है वो 3 मंथ लॉन्ग जर्नी होती है। किसके थ्रू जाते हैं? अटलांटिक के थ्रू। और कहाँ पहुँच जाते हैं? करेबियन अमेरिका में पहुँच जाते हैं। यहाँ से जो स्लेव है उनको कहाँ बेच दिया जाता है? जो भी हमारे प्लांटेशन है वहाँ पर जाके उनको बेच दिया जाता है। यहाँ पर जो स्लेव लेबर है इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि जितनी भी ग्रोइंग डिमांड है शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की यूरोपियन मार्केट में वो पूरी की जा सके। पोर्ट सिटी लाइक जो पोर्ट सिटी थी बोर्डॉक्स एंड नेंटीज, इन ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्लेव ट्रेड था वो क्या हो रहा था? फ्लोरिश हो रहा था, बढ़ रहा था। आखिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने स्लेवरी के लिए या डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ने स्लेवरी के लिए क्या किया फ्रांस में? थ्रू आउट 18th सेंचुरी स्लेवरी को बहुत कम क्रिटिसिज्म मिला, मीन्स बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते थे। जो नेशनल असेंबली थी वो डिबेट कर रही थी कि जो राइट ऑफ मैन है, क्या हमें वो जितने भी फ्रेंच के सब्जेक्ट हैं चाहे वो कॉलोनीज में क्यों ना बैठे हुए उनको भी दे देने चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई लॉ कभी पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो बिजनेसमैन जिनकी इनकम इन स्लेव ट्रेड से चलती है, कि अगर वो गुस्सा हो गए तो फिर हमको फायदा नहीं होगा। ठीक है। जो कन्वेंशन आया 1794 का, उसमें एक लॉ बनाया गया जिसमें फ्रांस के ओवरसी के पोजेशंस में जितने भी ओवरसी बाहर से स्लेव को लाया गया था उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन कुछ टर्म के बाद, मतलब 10 साल के बाद ही, जब नेपोलियन बोनापार्ट आए तो उन्होंने दोबारा से स्लेवरी को क्या कर दिया? री इंट्रोड्यूस कर दिया। जो प्लांटेशन ओनर थे अब उनको ये समझ में आ चुका था कि उनके पास फ्रीडम है और उनके पास राइट है कि वो क्या कर सके, जो निग्रोज है, जो अफ्रीकन है, उनको क्या कर सके? एनस्लेव कर सके, अपना बंदी बना सके, ताकि वो क्या इकोनॉमिकली अपना क्या कर सके? फायदा निकाल सके। जो स्लेवरी थी वो 1848 में जाके फ्रांस कॉलोनी में क्या कर दी गई? एबॉलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, और लास्ट में कंक्लूजन जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही, नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है। जो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप है, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जैसे ही जो बेस्टील है उसको ख़त्म कर दिया गया समर ऑफ 1789, यहाँ पर जो सेंसरशिप थी उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि जितने भी रिटन मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटी होती थी, जैसे बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्लेज हो गए, ये तभी पब्लिश या परफॉर्म किए जा सकते हैं जब उनको किंग की क्या मिल चुकी हो? अप्रूवल मिल चुकी हो। ठीक है। अब यहाँ पर जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट आए मैन एंड सिटीजन की, तो उसमें लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये न्यूज़पेपर थे, पैम्पलेट थे, बुक थी, प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस में ये जो चीज़ें थी ये फ्लड होने लगी, बहुत ज़्यादा आने लगी। फ्रॉम वेयर, और ये फ्रांस से कहाँ ट्रेवल करती थी? जो फ्रांस की कंट्री साइड थे, जो गांव थे, वहाँ पर ये जो न्यूज़ होती है, पैम्पलेट है, ये सारे वहाँ पर ट्रेवल करते थे। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस, यहाँ पर क्या होता था? ये सारे डिस्क्राइब करते थे, डिस्कस करते थे इवेंट कि क्या फ्रांस में क्या हो रहा है और क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे ये लोग डिस्कस करते थे और डिस्क्राइब करते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है? कि अब जो प्रेस है वो अपने अपोजिंग व्यू एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है। मतलब जो प्रेस है वो अगर वो किसी के खिलाफ बोलना चाहती है तो वो बोल सकती है। जो प्लेस थे, जो सॉन्ग्स थे और जो फेस्टिवल प्रोसेशंस थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दिस वॉज द ओनली वे देट कुड ग्रास्प, क्योंकि ये यही ऐसे तरीके थे जिससे जो लोग हैं वो अपने दिमाग में बिठा सके, क्या अपने दिमाग में बिठा सके एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच एज, और वो आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से आइडिया को? लिबर्टी, फ्रीडम के आइडिया को, जस्टिस के आइडिया को, जो जिनके बारे में किन्होंने लिखा था इससे पहले ही, जब ये सेंसरशिप नहीं आया था, इससे पहले ही पॉलिटिकल जो फिलोसोफर थे उन्होंने लिख लिए थे। लेकिन उन जो फिलोसोफर्स की बुक थी उनको सिर्फ कुछ हैंडफुल ही एजुकेटेड लोग पढ़ सकते थे। लेकिन जब से प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल, प्रोसेशन में लोगों ने अपनी चीज़ें या ग्रुप डिस्कशन में अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया है, तब से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में हमने नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ना है। जो 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया गया था।
ही सेट आउट टू वो बाहर निकले ताकि जितनी भी यूरोपियन की नेबरिंग कंट्री उन सबको अपने कंट्रोल में कर सके। जितनी भी डायनेस्टी को ये ख़त्म करते थे उसके बाद ये वहाँ पर अपना किंगडम स्थापित कर देते थे और अपने ही फैमिली के किसी मेंबर को वहाँ पर ऐसा किंग अपॉइंट कर देते थे। ही सॉ हिज रोल, वो अपने आप को ऐसे देखते थे कि हमारा मेरा रोल क्या है कि मैं यूरोप को क्या करूँगा, मॉडर्नाइज करूँगा, मॉडर्न बनाऊंगा। उन्होंने बहुत सारे लॉ निकाले जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने वेट एंड मेजर की यूनिफॉर्म सिस्टम निकाली क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में, अगर हम फ्रांस के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर करेंसी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिस्टम आया वेट एंड मेजर की वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, सही हुई। इनिशियली स्टार्टिंग में जो लोग थे वो जो नेपोलियन थे उसको एज अ लिबरेटर सोच रहे थे कि हमें फ्री करने आया है, ठीक है, और ये लोगों को क्या फ्रीडम ला सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जो नेपोलियन आर्मी है उनको क्या कि इन्वेडिंग फोर्स के मतलब ये जबरदस्ती घुस रहे हैं, ऐसे उनको व्यू कर लोग देखने लगे। वाटरलू में 1815 में जो नेपोलियन था वो हार गया था। जो उसके मेजर्स थे और जो मेजर्स थे रिवोल्यूशन, मतलब जो उनके रिवोल्यूशनरी आइडिया थे या जो उन्होंने मॉडर्न लॉ बनाए थे टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर ही, मतलब ये सारों ने तब भी इफेक्ट बनाया जब क्या पीपल लॉन्ग आफ्टर ही हेड, मतलब नेपोलियन के मरने के बावजूद भी जो उनके रिवोल्यूशनरी आइडिया थे और जो मॉडर्न लॉज थे वो काफ़ी लोगों के बीच में क्या करते रहे, बहुत लंबे टाइम तक वो क्या करते रहे, फैलते रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मुझे अगली की वीडियो किस पे बनानी चाहिए। अगेन थैंक यू।